हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न ये था कि एक जातिका अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्जों को क्यों चुका रही है। क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो कि चार्ट्स के अंदर दिखाई देता है कि इस तरह का कोई कर्म उनके लिए अलॉटेड था। देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक कंप्लीट फैमिली के अंदर चीज़ों को रीड किया जाता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति कई सारे रिश्तों को दिखाता है। जैसे कि जिनका चार्ट है उनके लिए जो पिता होंगे वो किसी के लिए पति होंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ कॉमन थिंग्स जो कि हो सकती है पॉसिबल कारक तत्वों के आधार पे या सोचने के आधार पे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, यहाँ पे जो पिता का कारक ग्रह बनेगा वो बनेगा राहु। जब वाइफ का चार्ट देखा गया यानी इनके माता जी का चार्ट देखा गया तो वहाँ पे यही राहु जो है वो डर कारक बन के आ गया। अब इनके छोटे भाई के चार्ट को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो पिता का कारक ग्रह बन के आता है वो चंद्रमा बन जाता है। अब आप इसको कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी कहिए, राहु जो कि इस बेटी के लिए पिता का कारक ग्रह है वही इनके मदर के लिए भी हस्बैंड का कारक ग्रह बन के आया। और बेटी और माँ ये दोनों ही मिलके सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। बेटे की ज़िंदगी के अंदर जो प्रभाव है वो कुछ अलग तरीके से कार्य करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे जो कि सभी के अंदर कॉमनली एक जैसे नजर आएंगे। अब शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को। यहाँ पे जो मेजर कंसर्न क्वेश्चन था वो ये कि कर्ज जो है वो पिता की तरफ से आया है और बेटी जो है वो कर्ज को चुकाने में पूरे अपनी चीज़ों को लगाए हुए हैं। तो क्यों? सबसे पहली कंडीशन, जब हमने बेटी का आत्मकारक ग्रह देखा तो वो आ गया चंद्रमा। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब चंद्रमा आत्मकारक ग्रह बनेगा इसका मतलब है जीवन के अंदर कोई ना कोई एक रोल जो है वो निकल के आ रहा है वेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो 4th हाउस का स्वामी होता ही है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि चंद्रमा की वजह से कहीं ना कहीं वेल्थ या 4th हाउस है मदर प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को लेकर कोई कर्मा बहुत ही प्रोमिनेंट वे में उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होगा। दूसरी चीज़, जब हम बात कर रहे हैं पिता के कारक ग्रह के रूप में तो यहाँ पे हमें राहु मिल रहे हैं। अब तीसरा फंडा, आत्मकारक अमात्य कारक, ये दो मेन चीज़ हैं। आत्मकारक अमात्य कारक ये दो मेन चीज़ है और इन दोनों के बाद बाकी की जो चीज़ें निकलेंगी वो रिलेशंस के अंदर चली जाती हैं। तो आत्मकारक चंद्रमा, अमात्य कारक शुक्र, इन दोनों को अगर हम देखें सबसे पहले नवांश के अंदर तो हमें ये समझ में आता है आत्मकारक चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है 10th हाउस के तकरीबन। 10th हाउस के पास बैठने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो एक कनेक्ट है वो लाइफ के अंदर बाहर की चीज़ों से या ग्लोबल वे में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 4th हाउस मदर और मदरलैंड है तो 10th हाउस जो है वो कम्प्लीटली पूरी दुनिया पूरे यूनिवर्स के लिए होता है। तो इस लिहाज से जो जातिका का कार्य क्षेत्र है वो भारत और हो सकता है भारत से बाहर निकल कर भी कार्य करने वाला हो, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट आना है, उनके जो कर्मा का इम्पैक्ट आना है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली किसी ना किसी तरीके से जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब दूसरा, पिता के कारक ग्रह राहु पे अगर हम फोकस करते हैं तो पिता के कारक ग्रह राहु यहाँ पे जो बन रहे हैं वो जुपिटर के साथ 12 नंबर की राशि और नवांश के 12वें भाव में ही दिखाई देते हैं। अब इसमें चीज़ों को देखते चलिए। पहली कंडीशन, भाग्य स्थान का स्वामी है गुरु और वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम राहु और गुरु के योग को मानते हैं तो हम मानते हैं इसे एक प्रकार से चांडाल दोष। इस चीज़ में भी यही हुआ, भाग्य से कहिए या किसी भी तरीके से समझिए मित्रता या किसी भी रास्ते से एक हद से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर खर्चे होने लगे। तो गुरु 9th हाउस भाग्य और 12th हाउस जो कि चैरिटी के लिए भी देखा जाता है, मीन राशि सबसे ज़्यादा चैरिटी के लिए जानी जाती है, वहीं पे गुरु जाके बैठे हुए। बेटी ने कुछ नहीं किया लेकिन पिताजी के समय में जो कुछ भी जिस भी तरीके से वो खर्च या जो कुछ भी सामानों की हेरफेर में लोन्स के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे भाग्य के द्वारा जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं आ गया। और पिता के कारक ग्रह राहु का संबंध गुरु से होना, गुरु एक तरीके से वेल्थ बैंकिंग इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ गुरु, मैंने आपसे कहा था कि त्याग को रिप्रेजेंट करता है, गुरु भाग्य और त्याग दोनों को दर्शाता है। तो यहाँ पे राहु का संबंध गुरु से होना और गुरु की राशि में होना राहु को गुरु के समान बना देता है। 12th हाउस है तो सीधी सी चीज़ है, अगेन चैरिटी कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे
जिनका चार्ट है वो अपने पिता के प्रति क्या कर्म कर रहे हैं, वो अपने पिता के प्रति उनका जो भी कर्ज है, जो सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर अपनी जितनी भी कमाई है वो इस तरीके से दे दे रहे हैं जैसे कि एक प्रकार से चैरिटी होती है। तो यहाँ पे नवांश के अंदर जब हम जा रहे हैं, हम कर्मा को देख रहे हैं, तो पिता को लेकर जो कर्मा यहाँ पे कनेक्ट हुआ था वो इसी तरीके से था कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से व्यक्ति अपने ज्ञान से अपने पिता के जो कुछ भी कर्ज है या उनका जो भी एक रिक्वायरमेंट्स होगी उसको कंप्लीट करने आएगा। तो ये तो पहले सवाल का जवाब कि जो बेटी का जन्म है वो क्या हम लोगों को बाहर ही निकालने के लिए हुआ है। तो हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि जो फादर का प्लैनेट बन रहा है तो इस बात को दर्शाता है कि उनको बाहर निकालने की कोशिश बेटी पूरी तरीके से करेगी नवांश की स्टडी में। अब इसी नवांश से हम जब इस कुंडली को बनाते हैं, यानी कि फादर के रोल को समझते हुए हम इस चार्ट को आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं 12 नंबर की राशि को जो हमने बेस बनाया तो वहाँ पे चंद्रमा और शुक्र दोनों आ गए। चंद्रमा यहाँ पे आत्मकारक ग्रह है और शुक्र अमात्य कारक ग्रह है। चंद्रमा लिक्विड मनी प्रॉपर्टी को दर्शाता है और शुक्र वहीं पे वैभव वेल्थ को दर्शाता है, पैसों की चीज़ों को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे लगन के अंदर आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह सामने आके इस बात को कह रहे हैं कि जो भी स्ट्रगल होगा उसे हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। पहली कंडीशन यहाँ से मैच होती है। दूसरी कंडीशन देखें, जो स्पेसिफिक प्लैनेट है हमारे काम का वो है राहु। राहु की प्लेसमेंट जो है वो हो रही है कहीं ना कहीं 4th हाउस में, प्रॉपर्टी वाले हाउस में, और वहाँ पे भी राहु किस तरीके से चलेगा, हद से ज़्यादा चीज़ों को सोचना, एक्सपैंड करना या धोखा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो फंसी वो धोखे की वजह से फंस गई। आपने कुछ किया और सामने वाले ने उससे किसी अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। तो ये फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कुछ हद तक नज़र आता है, नंबर 1। दूसरा, जब हम इसकी प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही अपना फल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे राहु को कनेक्ट कर रहे हैं, केंद्र में बैठा हुआ है सबसे पहले तो 4th हाउस प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो स्वामी है यानी कि बुध का जो कॉम्बिनेशन है उससे वो 6-8 बना के बैठा हुआ है, षडाष्टक होके बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में राहु अपने ही डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से देखें, राहु जिसकी राशि में बैठा है उसकी राशि से षडाष्टक होके बैठा है, 6-8 होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती उस रिलेशन के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रेंडली होने की कंडीशन है। ग्रह जो भी बैठे उससे ग्रह 3 या 4 घर आगे पीछे बैठे तो फ्रेंडली, लेकिन यदि वो उससे 5 घर से आगे निकल गया तो उस कंडीशन में वो उसका फ्रेंड नहीं होके एनिमी हो जाता है। इस लिहाज से यहाँ पे राहु जो कि मेजर प्लैनेट बन रहा है उससे उसके स्वामी का 6-8 होना मन में फादर के प्रति एक गुस्सा भी दिखाएगा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ से कर्मा कनेक्टेड है, इस कारण से वो जातिका उनसे दूर भी नहीं हट पाएगी, क्योंकि जो प्रोमिनेंट कर्मा प्रॉमिस किया गया है वो कर्मा कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेट होता हुआ नजर आवश्यक रूप से आता है। तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या ये जन्म इसलिए हुआ है, तो हाँ, इस प्लेसमेंट से ये लगता है कि ये जन्म इसलिए हुआ है। इस फॉर्मेशन में ये लगता है कि सीधे सीधे जो जातिका हैं वो जिम्मेदारी अपनी समझ के पूरे अपने कंधों पे उठाएंगी। दूसरा, इस फॉर्मेशन के कारण थोड़ा सा एक तनावपूर्ण स्थिति नजर आएगी। जब हमने इसमें माता के कारक ग्रह को देखा तो वो सूर्य है। सूर्य का यहाँ पे शनि की राशि में बैठ जाना और यहाँ पे भी शनि की राशि में बैठे रहना इस बात को दर्शाता है कि जीवन के अंदर, माता के जीवन के अंदर भी एक कठोर संघर्ष की स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन उनका एक पूरा प्रॉपर सपोर्ट फिर भी कायम रहेगा। वो इस कारण से क्योंकि सूर्य जो है वो वर्गोत्तम स्थिति में बरकरार है और सूर्य माता का कारक ग्रह होने के कारण वो एक कांस्टेंट सपोर्ट इस चार्ट के हिसाब से अपने बेटी को देती नजर आएंगी। सूर्य प्राइड है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की शक्तियों को दर्शाता है, तो वो एक रोल जो है वो रोल इस चार्ट के हिसाब से मदर का, माता का ये एक रोल सीधे सीधे जीवन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मकारक ग्रह चंद्रमा का संबंध यहाँ पे सूर्य के साथ हो रहा है जो माता का कारक ग्रह बन रहा है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो इवन दो सूर्य कारक पिता का है, लेकिन जब हम जैमिनी सिस्टम से देख रहे हैं उसमें सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, माता को। इस स्थिति में यह सिचुएशन जो बनेगी तो जातिका जो है वो अपने मदर से ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी। इसी तरीके से हम इसमें देखें तो राहु अगर पिता का कारक बन रहा है और सूर्य माता का कारक बन रहा है, ये दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट एंड के होते हैं। इसका मतलब
कि अगर माता बढ़ना भी चाहेंगी तो राहु सूर्य को ढक सकता है। ऐसी स्थिति में पिता की लाइफ के आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं, या ये कह सकते हैं आपस में जो दो चीज़ें हैं उसमें एक अजीब सी टकराव की स्थिति भी कही जा सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं एक चार्ट के अंदर, इसलिए मैंने कहा था एक फैमिली के अंदर जितने भी रिलेशंस आपको मिलेंगे वो कहीं ना किसी रूप में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे अगर इंडिविजुअली रिलेशंस वाले प्लैनेट्स को उठा के देखा जाए तो। वरना इंपॉर्टेंट होता है आत्मकारक हम क्या करने आए हैं और हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने आए, इन दो के लिए ये दो मेजर फैक्टर बन के आते हैं। शुक्र अमात्य कारक होना पॉइंट नंबर 1, अगर उसको ध्यान से समझेंगे तो 10 नंबर की राशि से बनता लगन, वहां पे बुध का बैठ जाना। बुध शुक्र खुद वेल्थ का प्लैनेट है, बुध कम्युनिकेशन मार्केटिंग बिजनेसेस इनका प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं अगर ध्यान से समझेंगे तो इसका संबंध इससे छठे वाले स्थान के साथ जुड़ने के कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फाइनेंसेस को डील करना, लोन्स को डील करना, क्योंकि यहाँ से जब हम छठा देखेंगे तो वो कर्ज दिखाता है, तो कर्ज के डिपार्टमेंट के अंदर इनका कार्य करना ये नेचुरली जीवन के अंदर बना रहेगा और वो एक पार्ट ऑफ द प्रोफेशन किसी ना किसी रूप में रहने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।